हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोसियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की इग्नू सीरीज है और इसमें अभी हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक मेलिनोस्की के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग इनके जीवन परिचय का एक संक्षिप्त चर्चा कर चुके हैं और इसी कड़ी में मेलिनोस्की के विचारों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले अगर हमें मेलिनोस्की के विचार को समझना है तो इनके विचारों पे किन किन विचारों का प्रभाव पड़ा था वो भी समझना बहुत ही आवश्यक है। तो प्रारंभ में ही मैं ये आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हम लोग मेलिनोस्की को जब पढ़ रहे हैं तो इग्नू के किताब के रेफरेंस में जब हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेलिनोस्की को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि मेलिनोस्की से संबंधित जो अन्य भी विभिन्न विचारक रहे हैं जिनका प्रभाव मेलिनोस्की पे देखने को मिला था उनके बारे में भी हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब तक हम लोग उन्हें नहीं समझेंगे मेलिनोस्की के विचारों को नहीं समझ पाएंगे। तो मेलिनोस्की के विचारों पे ऐसा एडमंड लीच का कहना था कि मेलिनोस्की अपने पूर्ववर्ती विचारकों के जाल में फंसा था। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोट हो जाता है जो कि आप लोगों को शायद ही कहीं देखने को मिले, लेकिन इग्नू की बुक में ये कथन दिया हुआ है। हो सकता है कि आगामी किसी परीक्षा में आप लोगों से पूछ दिया जाए कि मेलिनोस्की अपने पूर्ववर्ती विचारकों के जाल में फंसा था, ये कथन किसका है, तो ये एडमंड लीच ने कहा था। मेलिनोस्की के अगर विचारों की बात करें तो उस समय का जो स्थिति थी या परिस्थिति थी ये बोले या माहौल था, उस समय लोग समाज में विकास किस प्रकार से हो रहा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने में ज़्यादा अपनी रुचि दिखा रहे थे। मानवीय समाज के उद्भव की रुचि जो प्रारंभिक विचारक थे उन्होंने दिखाया था कि मानव का जो समाज है उसका आखिर में उद्भव कैसे हुआ है। तो इसके बारे में दो महत्वपूर्ण विचारक आते हैं। एडम स्मिथ, इनकी बुक है एन एसे ऑन हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी जो कि 1767 में प्रकाशित हुई थी। तो ये बुक अपने आप में ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है, इसको आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। और दूसरी इनकी पुस्तक मॉन्टेस्क्यू की द स्पिरिट ऑफ द लॉज जो कि 1748 में प्रकाशित हुई थी। तो ये दो मुख्य विचारक हैं, एडम स्मिथ और मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू की विभिन्न परीक्षाओं में पुस्तक पूछी भी गई है, एडम स्मिथ की भी पुस्तक पूछी गई है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो दो विचारक हैं इन दोनों ने मानव समाज का उद्भव कैसे हुआ था उसके बारे में जानने में इनकी ज़्यादा दिलचस्पी थी। अब यहाँ पे बात आती है विकासवादी विचारकों की। वहाँ पे मेलिनोस्की के ऊपर दो विचारकों का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। एक हैं विकासवादी विचारक और दूसरे हैं प्रसारवादी विचारक। तो आज हम लोग जो विकासवादी विचारक हैं इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर में विकासवादी विचारक क्या सोच रहे थे उस समय, उनकी विचारधारा क्या थी। और अपने अगले लेक्चर में हम लोग जो प्रसारवादी विचारक रहे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जब ये दो विचारकों के बारे में हम लोग डिटेल में अगर समझ लेंगे तब हमें ये समझने में आसानी हो जाएगी कि आखिर में मेलिनोस्की के विचार कैसे थे या उन्होंने जो अपना समाज के अध्ययन में जो कंट्रीब्यूशन दिया था वो आखिर में कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे विकासवादी विचारकों की बात करें तो ये इग्नू में कुछ विचारकों के नाम दिए थे और उनके आगे कुछ पुस्तक हैं जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे लगा कि यहाँ पे आप लोगों को समझना चाहिए, मैंने इसीलिए मेंशन कर दिया है। यहाँ पे सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को ये निकल के आता है कि ये सभी के सभी विचारक जो हैं ये विकासवादी विचारक हैं। और दूसरा फैक्ट ये है कि इनकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं। हेनरी मैन द्वारा लिखित एसेंट लॉ जो कि 1861 में प्रकाशित हुई थी और विलेज कम्युनिटीज़ इन द ईस्ट एंड वेस्ट जो कि 1800
1871 में प्रकाशित हुई थी। ये दोनों पुस्तक अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और विभिन्न परीक्षाओं में पूछी गई है, तो ये हेनरी मैन से संबंधित है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जे बाखोफन की बात करें तो इन्होंने द मदर राइट बुक लिखी है, जो कि 1861 में प्रकाशित हुई थी। J.F. मैक्लेनन की बात करें तो ये प्रिमिटिव मैरिज की बात करते हैं। ये 1865 में प्रकाशित हुई थी इनकी पुस्तक। वहीं पे A.B. टाइलर जो हैं ये प्रिमिटिव कल्चर की बात करते हैं। इनकी पुस्तक का नाम प्रिमिटिव कल्चर है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि मैक्लेनन की पुस्तक जो है वो प्रिमिटिव मैरिज है और वहीं पे A.B. टाइलर की पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर है। तो A.B. टाइलर की पुस्तकें जो हैं रिसर्चेस इनटू द अर्ली हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, जो कि 1865 में प्रकाशित हुई थी, और प्रिमिटिव कल्चर जो कि 1871 में प्रकाशित हुई थी। तो ये दोनों महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। प्रिमिटिव कल्चर जो है ये तो विभिन्न परीक्षाओं में पूछी गई है। रिसर्चेस इनटू द अर्ली हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, ये पुस्तक आप लोगों को बहुत ही कम जगहों पे देखने को मिली होगी, तो इसे आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। L.H. मॉर्गन की पुस्तक है सिस्टम ऑफ कॉन्सग्युइनिटी एंड अफिनिटी ऑफ द ह्यूमन फैमिली। तो ये आपको पुस्तक देखने को मिल रही है, 1871 में प्रकाशित हुई थी और ये पुस्तक भी अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे विकासवादी विचारक आपको मिल गए हेनरी मैन, जे बाखोफन, J.F. मैक्लेनन, A.B. टाइलर, L.H. मॉर्गन। तो ये सभी के सभी विकासवादी विचारक हैं। अब यहाँ पे इन विचारकों के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि इनकी किस प्रकार की विचारधारा थी, ये कैसा सोच रहे थे। तो ये सभी विद्वान अनुमानों पर आधारित ऐसे सिद्धांतों को छोड़ देने के पक्ष में थे जिनका यथार्थ जगत में कोई आधार नहीं था। अर्थात ये ऐसे सिद्धांतों को सीधे नकार रहे थे जिनका वास्तविक जगत में कोई लेना देना नहीं है। उनके पूर्ववर्ती विद्वान जो कि नैतिक दार्शनिक हुआ करते थे, जैसे कि प्लूटो, अरस्तु, इस टाइप के जो दार्शनिक थे, तो वो समाज के बारे में दृष्टिकोण अपनाने के लिए अपने समाज के अंतरावलोकन अर्थात इंट्रोस्पेक्शन पर आश्रित थे। अर्थात जैसा उन लोगों को एक फिलोसफिकल टाइप की जो बातें चलती थी वैसा वो लोग उसी के हिसाब से अपनी विचारधारा निकालते थे, जिनका वास्तविक जगत से कोई लेना देना नहीं रहता था। जैसे कि समाज में ऐसा होना चाहिए, लेकिन क्या वो ज़रूरी है कि समाज में वैसा है ही। तो इस प्रकार की विचारधारा होती थी। अपने समाज से इतर समाजों के अवलोकन का उन्हें कोई अवसर भी उपलब्ध नहीं था। 19वीं शताब्दी के विद्वान अंतर संबंधों के प्रकारांतर अर्थात वेरिएशंस के माध्यम से समाज के विभिन्न भागों के बीच परस्पर संबंधों का अध्ययन करना चाहते थे कि किस प्रकार से, जैसे कुछ तथ्य हैं कैसे आपस में वो जुड़े हुए हैं, तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कि आखिर में किस प्रकार से समाज में हमें इनके बीच में संबंध देखने को मिल रहा है या उसका प्रभाव हमें क्या देखने को मिलेगा। उनका मानना था कि जटिल सामाजिक पहलुओं के अध्ययन के लिए साधारण जो वेरिएबल्स होते हैं उनका सहारा नहीं लिया जा सकता। तो जो ये विचारक थे, विकासवादी विचारक, ये ऐसा मान रहे थे कि जो भी हमें अगर, चूँकि समाज बहुत ही जटिल है, तो हमें इसे किसी सिर्फ साधारण कुछ तथ्यों को लेके या वेरिएबल्स को लेके हम उनके अध्ययन करके और हम उसको समाज को नहीं समझ सकते हैं। सामाजिक संस्थाओं के उद्भव एवं विकास के नियमों के निर्धारण के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी। उदाहरण के लिए उन्होंने एकल विवाह का विकास स्वच्छंद काम संबंधों से माना था। उद्योग के विकास की जड़ें जो हैं वो खाना बदोशी में ढूंढी और एकेश्वरवाद का उद्भव जो है उन्होंने जीववाद में देखा था। स्कॉटलैंड के वकील सर हेनरी मैन का ही उदाहरण अगर ले लेते हैं तो उन्होंने लिखा है कि सामाजिक जीवन का मूल तथा विश्वव्यापी स्वरूप पितृसत्तात्मक परिवार का है, जिसमें पिता को पूर्ण सत्ता
प्राप्त है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये फैक्ट निकल के आता है, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछा भी गया है, कि हेनरी मैन ने किस प्रकार के परिवार की व्याख्या की है। तो ये पितृसत्तात्मक परिवार मानते हैं कि जो आरंभ में हमें परिवार का स्वरूप देखने को मिलता था वो पितृसत्तात्मक है। किंतु दूसरी ओर स्विट्जरलैंड के एक न्यायविद बखोफन ने परिवार के संबंध में एकदम विपरीत विचार व्यक्त किए। उन्होंने लिखा कि स्वच्छंद संभोग परिवार व्यवस्था का मूल स्वरूप था। तो यहाँ पे इन्होंने परिवार व्यवस्था का जो मूल स्वरूप माना था वो मानना था कि स्वच्छंद संभोग होता है। उसके पश्चात मातृवंश परंपरा, मातृसत्तात्मक व्यवस्था तथा परिवार व्यवस्था आई और फिर पितृवंश परंपरा तथा पितृसत्तात्मक व्यवस्था विकसित हुए। तो हेनरी मैन के जस्ट विपरीत बखोफन का विचार था। उन्होंने माना था, हेनरी मैन ने, कि जो प्रारंभिक परिवार का स्वरूप था वो पितृसत्तात्मक था। वहीं पे बखोफन कहते हैं कि जो प्रारंभिक स्वरूप था वह जो परिवार का हमें रूप देखने को मिल रहा था वो स्वच्छंद संभोग के माध्यम से मिल रहा था। वहाँ से परिवार की उत्पत्ति होती है और फिर मातृवंशीय परंपरा हमें देखने को मिलती है और फिर आखिरी में हमें पितृवंशीय या पितृसत्तात्मक परंपरा हमें परिवार का स्वरूप देखने को मिलता है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि हम लोग मैलिनोव्स्की के विचार तो पढ़ रहे हैं। इस कड़ी में हम लोग विभिन्न विचारकों से संबंधित बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स भी समझ रहे हैं जो कि हमें अलग से समझने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन चूँकि जब हम लोग इसको एक दूसरे से कोरिलेट करके समझेंगे तो हमें उन विचारकों के विचार भी समझ में आ जाएंगे जो कि मैलिनोव्स्की से संबंधित हैं। स्कॉटलैंड के ही एक अन्य न्यायविद J.F. मैक्लेनन, जिनकी पुस्तकों का हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, उन्हीं को यहाँ पे विस्तृत में बताया गया है कि आखिर में उन्होंने अपने विचार किस प्रकार के दिए थे। तो J.F. मैक्लेनन की बात करें तो इन्होंने भी सामाजिक विकास के नियमों की रचना की। उनका विचार था कि स्वच्छंद संभोग निश्चय ही सामाजिक जीवन का मूल और सार्वत्रिक स्वरूप रहा होगा। तो मैक्लेनन जो है यहाँ पे बखोफन की विचारधारा से काफ़ी मिलते जुलते प्रतीत नजर आते हैं। उसके पश्चात मातृवंश परंपरा के परिवार तथा टोटमिक समूहों की अवस्था आई होगी और फिर बहुपति प्रथा तथा अंततः पितृवंश परंपरा प्रणाली का विकास हुआ होगा। अमेरिकी वकील L.H. मॉर्गन, यहाँ पे L.H. मॉर्गन की बात आई तो ये अमेरिका से संबंधित हैं। ये भी फैक्ट्स आप लोगों को मिल रहा है। इन्होंने विवाह तथा परिवार विकास के 15 चरणों की परिकल्पना की है। तो ये अपने आप में एक फैक्ट्स है, ये आप लोग समझ लीजिएगा कि L.H. मॉर्गन ने विवाह तथा परिवार के विकास के 15 चरण बताए थे। सर एडवर्ड टाइलर अकेले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने मानव विकास के चरणों के बारे में कुछ नहीं लिखा है और केवल धार्मिक विश्वासों पर अपना ध्यान केंद्रित किया था। तो ये आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो A.B. टाइलर हैं इन्होंने कभी भी परिवार के या मानव विकास के कुछ कितने चरण होते हैं इनके बारे में कभी चर्चा नहीं की है, बल्कि इन्होंने अपना जो पूरा फोकस था वो धार्मिक विश्वासों पे केंद्रित किया था। उन्होंने कहा कि आदिम लोगों के सपनों, बीमारी, नींद, जीवन, मृत्यु आदि के संबंध में गलत अनुमान ही उनके सारे धार्मिक विश्वासों तथा संप्रदायों का स्रोत है। तो ये कहना A.B. टाइलर का था। यहाँ पे अब जब बात चल रही है इन विचारकों की, तो हम लोग जब मैलिनोव्स्की के जीवन परिचय की चर्चा किए थे तो वहाँ पे आप लोगों को ये देखने को मिला था कि जेम्स फ्रेजर की जो पुस्तक द गोल्डन बाउ है इससे मैलिनोव्स्की काफ़ी प्रभावित हुए थे। इनके विचारों पे काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा था द गोल्डन बाउ का। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि गोल्डन बाउ आखिर में ऐसी कौन सी पुस्तक थी और इसमें ऐसी कौन सी बातें कही गई थी जिससे कि मैलिनोव्स्की काफ़ी ज़्यादा प्रभावित नज़र आते हैं। जब मैलिनोव्स्की लंबी बीमारी के कारण विज्ञान की अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाए
तो उन्होंने मन लगाने के लिए सर जेम्स फ्रेजर की प्रसिद्ध पुस्तक द गोल्डन बाउ पढ़ी और वह उससे बहुत प्रभावित हुए थे। 1890 में प्रकाशित हुई पुस्तक द गोल्डन बाउ के 1907 और 1915 के बीच 12 खंड प्रकाशित हुए थे। यहाँ पे आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये छोटे छोटे आर्टिकल होते हैं और इनको हमें समझने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर इग्नू के पुस्तक में किसी भी टॉपिक का अगर चर्चा किया गया है तो उसका कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। यहाँ आप लोगों को ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स मिलते हैं जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और कभी भी किसी भी परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को ये फैक्ट्स, ये सबको पता है कि गोल्डन बाउ जो है वो जेम्स फ्रेजर की है, लेकिन यहाँ पे डीपली जाने की ये ज़रूरत है कि गोल्डन बाउ जो थी वो 1907 से 1915 के बीच में 12 खंड में ये प्रकाशित हुई थी। 1922 में इसका संक्षिप्त संस्करण भी निकला था। इस पुस्तक में प्राचीन संप्रदायों तथा लोक गाथाओं का विवेचन है। इस पुस्तक में फ्रेजर ने जादू, विज्ञान तथा धर्म के क्रमिक चरणों के माध्यम से मानव चिंतन की पुनर्रचना की है। फ्रेजर के अनुसार सर्वप्रथम सामाजिक जीवन पर जादूगरों का प्रभुत्व था और जादूगर प्रकृति के नियमों के प्रति आस्थावान थे, अर्थात वो प्रकृति को ही अपना सब कुछ समझते थे। अधिक समझदार लोगों को धीरे धीरे उनमें कमियां महसूस होने लगी और उनका जादू से मोह भंग हो गया। उस स्थिति में उन्होंने ऐसी आध्यात्मिक शक्तियों की कल्पना की जो प्रकृति को नियंत्रित कर सके। फ्रेजर के अनुसार यह धर्म का युग था। समय बीतने के साथ साथ यह स्थिति भी भ्रामक प्रतीत होने लगी और अंततः विज्ञान के दौर का शुभारंभ हुआ था। तो किस प्रकार से फ्रेजर ने कहा है कि जो सबसे हमें अगर प्रारंभिक जो स्तर देखने को मिलता है समाज का, तो वहाँ पे जादूगरों का प्रभुत्व था और फिर जब उससे कहीं ना कहीं मोह भंग होने लगा, वो लोगों को सच्चाई धीरे धीरे समझ में आने लगी, फिर लोग आध्यात्मिकता से जुड़ने लगे, इन शक्तियों को ज़्यादा इन्होंने महत्व दिया और फिर जाके अंततः विज्ञान का दौर प्रारंभ होता है। हो सकता है कि हम सामाजिक नियमों के फ्रेजर के सिद्धांत से सहमत न हो पाएं, परंतु इस उपलब्धि का श्रेय उसे अवश्य देना हो गया, क्योंकि उन्होंने देश और काल की सीमाओं को पार करके मानव समाजों में समानताओं का पता लगाने के लिए प्रयास किए थे। इसके लिए उच्च कोटि की योग्यता, ज्ञान तथा विद्वता की आवश्यकता थी। इसी कारण मैलिनोव्स्की फ्रेजर से अत्यंत प्रभावित हुए। उसे जादू, विज्ञान और धर्म के विषयों पर शोध करने की प्रेरणा मिली। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैलिनोव्स्की ने जो जादू, विज्ञान और धर्म पे अपना अध्ययन किया है या संस्कृति से संबंधित जो अध्ययन किया है, तो किस प्रकार से जो जेम्स फ्रेजर की पुस्तक द गोल्डन बाउ थी, इससे ये काफ़ी प्रभावित हुए थे। इस समय विकासवादी दृष्टिकोण को भले ही चुनौती दी गई, परंतु इस बात से लगभग सभी सहमत थे कि मानव संस्थाओं के उद्भव की खोज करना समाजशास्त्रीय अध्ययन का उद्देश्य है। यही कारण है कि मैलिनोव्स्की भी, जिसने विकासवादियों को जी भर के कोसा था, मैलिनोव्स्की ने विकासवादियों को तो पहले समझा था कि आखिर में विकासवादी जो विचारक थे वो क्या कह रहे थे, उनकी विचारधारा क्या थी, फिर बाद में उन्होंने जी भर के कोसा था, लेकिन ये भी सच्चाई है कि वो हृदय से विकासवादी ही रहे। विकासवादियों की आलोचना तो मुख्य रूप से इसलिए भी की जा रही थी क्योंकि उनके निष्कर्ष अनुमान मूलक और मूल्यपरक हुआ करते थे, अर्थात उनको जो एक फैक्ट्स जो हमें जाके क्षेत्र में देखना चाहिए वो उससे जुड़े हुए नहीं नज़र आते थे। एक यहाँ पे जब बात चली ही है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि फ्रेजर के बारे में, जेम्स फ्रेजर जिनकी पुस्तक अभी दो गोल्डन बाउ के बारे में हम लोग चर्चा किए, एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है या एक प्रसिद्ध घटना मानी जाती है कि इनसे किसी ने पूछा था कि क्या आप कभी आदिवासियों से मिले हैं, तो फ्रेजर ने ऐसा कहा था कि भगवान ही बचाए, अर्थात उन्हें पता ही नहीं था कि आदिवासी
कैसे होते हैं, उन्होंने उन्हें कभी जाके देखा नहीं, महसूस नहीं किया था, लेकिन फिर भी उनकी पुस्तक द गोल्डन पाउ जो है वो अपने आप में काफ़ी प्रसिद्धि हासिल की थी। और जो जेम्स फ्रेजर थे वो भी अपने समय के एक बहुत ही प्रसिद्ध विचारक माने जाते हैं। तो ये जो घटना थी वो आपको इग्नू की बुक में ही देखने को मिलेगी। ऐसा बोला गया है कि एक कोई ऐसे विचारक या व्यक्ति थे जिन्होंने फ्रेजर से ऐसा प्रश्न किया था और फ्रेजर ने कहा था कि हमें उनसे भगवान ही बचाए। इस दृष्टि से उनमें तथा 18वीं शताब्दी के उनके पूर्ववर्ती विद्वानों में कोई खास अंतर दिखाई नहीं देता है। यह कहा जा सकता है कि उनमें यही अंतर था कि 18वीं शताब्दी के नैतिक दार्शनिकों ने किसी तरह के प्रमाण की परवाह किए बिना ही अपने सिद्धांतों की रचना की थी, जबकि 19वीं शताब्दी के विद्वानों ने अपने सिद्धांतों की रचना किसी न किसी तरह से एकत्रित सामग्री पर आधारित करने की आवश्यकता मात्र महसूस की थी। अर्थात जो 18वीं शताब्दी के विचारक थे उन्होंने जो सुनी सुनाई बातें थीं और उन्हीं से अपने सिद्धांतों की रचना कर ली थी कि सुना था कि हाँ इस द्वीप पे ऐसा होता है तो वहाँ का इस प्रकार का संरचना होगा, इस प्रकार की व्यवस्था होगी, इस तरीके से उन्होंने अपने सिद्धांत बना दिए। वहीं पर जो 19वीं शताब्दी के विकासवादी विचारक थे, इन्होंने जो भी लेख इनको मिले, जहाँ से जो विभिन्न विचारकों के और भी लेख मिले, उनको पढ़ के समझ के और फिर उन्होंने अपने विचार दे दिए। जैसे कि अगर दरखाइम की बात करें, यहाँ पे एमिल दरखाइम की बात करें तो ये भी जो अरुणता जनजाति पे इन्होंने जो अध्ययन किया था, ऐसा माना जाता है कि ये खुद जाके ऑस्ट्रेलिया के अरुणता जनजाति का अध्ययन नहीं किए थे, बल्कि जो भी पुस्तकों से इनको सामग्री मिली थी, विशेष सामग्री, उससे इन्होंने उनके बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे। इस प्रकार विकासवादियों के पास नई नई जगहों की खोज में निकल पड़ने वाले यात्रियों, धर्म प्रचारकों, सरकारी अधिकारियों तथा एक जगह से दूसरी जगह जाकर बसने वालों से उल्टे सीधे ढंग से प्राप्त की गई ढेर सारी प्रकाशित सामग्रियां एकत्रित हो गई। तो इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा कि यात्रियों, धर्म प्रचारकों जो थे, विभिन्न मिशनरियाँ जो दूसरी जगह जाती थीं, तो वो वहाँ से कौन कौन से आंकड़े लेके आती हैं अपने अनुसार, या फिर जो वहाँ पे कोई गवर्नमेंट जो अधिकारी जाता था तो वो वहाँ पे किस प्रकार से देखता है और उसकी इमेज किस प्रकार से लेके और पुस्तकें लिखता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों से ये लोग अपनी जो विषय वस्तु थी या सामग्री थी वो एकत्रित इन्होंने की थी। इस सामग्री के आधार पे उन्होंने मानव समाजों के सुदूर अतीत के बारे में ऊंचे ऊंचे सिद्धांत गढ़ दिए। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल के विद्वानों ने इस प्रमाण के औचित्य पर अनेक प्रश्न चिन्ह लगा दिए। तो जो 20वीं शताब्दी आती है और इस समय जो विद्वान आते हैं, इनमें मुख्यतः आपको प्रसारवादी विचारक देखने को मिलेंगे और दूसरे जो हैं वो आप लोगों को प्रकार्यवादी विचारक देखने को मिलेंगे। तो इनके बारे में अब हम लोग अपने अगले लेक्चर में डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर आज हम लोग इनके बारे में चर्चा करेंगे तो ये लेक्चर जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेक्चर हम जब सुन रहे हैं तो बोरियत सी महसूस हो। तो हम लोग इनको अच्छे से आराम से डिटेल में समझेंगे। मेलिनोव्स्की अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विचारक हो जाते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ये आप लोगों को भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हमें जब समझना है तो अच्छे से समझना है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और इसी कड़ी में हम लोग आगे जो ये दो विचारक हैं, प्रसारवादी विचारक और प्रकार्यवादी विचारक, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बाद से हम लोग मेलिनोव्स्की के विचारों को जोड़ के देखेंगे कि आखिर में फिर मेलिनोव्स्की के विचार किस प्रकार से हमें जो समाज के अध्ययन में हमें इनका कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, तो किस प्रकार से इन्होंने समाज के अध्ययन में अपने विचार दिए थे या फिर उसको प्रभावित
किया था। तो आप लोग अगर मेरा लेक्चर पसंद आता है, अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को पसंद आता है, तो आप लोग लाइक किया करिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर किया करिए, क्योंकि इग्नू मटेरियल जो है अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अच्छा है कि हर किसी को कंटेंट मिले, तो आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर किया करिए। और अगर कोई आप लोगों में से पहली बार हमारे जो लेक्चर हैं वो सुन रहे हैं, तो समाजशास्त्र से ये संबंधित एक समर्पित चैनल है, जो कि आप लोगों को ऑनलाइन जो है फ्री में ऐसा बोल सकते हैं कि एक मेरा ये उद्देश्य है कि आप लोगों तक हर कंटेंट समाजशास्त्र से संबंधित पहुँचे। तो आप लोग अगर पहली बार हमसे जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आप लोगों के इसी प्रकार के जो लेक्चर्स हैं वो आप लोगों को मिलते रहें। धन्यवाद।